नीट 2025 के नतीजों में मिनर्वा स्टडी सर्किल के छात्र आरव ठाकुर ने पूरे हिमाचल प्रदेश भर में टॉप कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आरव ठाकुर की इस सफलता से जहां उनके परिजन फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं मिनर्वा स्टडी सर्किल आरव ठाकुर की इस कामयाबी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि मिनर्वा स्टडी सर्किल से एक नहीं बल्कि करीब 50 छात्रों ने नीट 2025 में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इन सभी अचीवर्स के सम्मान में आज सोमवार को मिनर्वा स्टडी सर्किल की ओर से शाबाशी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर घिमावरी शहर में एक रैली निकाली गई। समारोह के दौरान मिनर्वा स्टडी सर्किल ने सभी अचीवर्स का हार पहनाकर स्वागत किया, साथ ही केक काटा। समारोह के दौरान मिनर्वा स्टडी सर्किल ने प्रदेश भर में टॉप कर नया कीर्तिमान स्थापित करने वाले छात्र आरव ठाकुर को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। समारोह में सभी अचीवर्स के अलावा उनके अभिभावक भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि आरव ठाकुर ने इस वर्ष नीट ही नहीं बल्कि जेई मेंस के एग्जाम में भी शानदार रैंक हासिल किया है। जबकि नीट 2025 में मिनर्वा स्टडी सर्किल घुमारवीं के 15 प्रतिभाशाली छात्रों ने 50+ अंकों के साथ परचम लहराया है। मिनर्वा स्टडी सर्कल से 8th क्लास से पढ़ रहा हूँ। इस चीज़ ने मेरी बहुत सी हेल्प की, स्पेशली 8th में तो मैं स्कूल में ही था, 9th में मैं कोचिंग में आया और थ्रू आउट माई जर्नी कोचिंग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उसने पहले ही मेरे अंदर ये बात डाल दी थी कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फोड़ना है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मेरी अचीवमेंट मैंने शुरू से ही पहले तो मैंने ये गोल बना के रखा था कि मैं 700+ नंबर लाऊंगा। पिछले साल बहुत से बच्चों के आए थे, लेकिन इस बार फिर पेपर को देख के मैंने मेरे जितने नंबर आए उस हिसाब से मेरी रैंक जो आ गई, मैं उसमें सेटिस्फाई हो गया कि ये भी पिछले पेपर के 700+ के इक्वल ही है। ये मेरे लिए सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेरे पेरेंट्स ने भी इवन ये सोचा नहीं था। इसमें मेरे इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेस्ट होते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। स्पेशली कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली आ गए थे, तो इस सब ने मुझे हिमाचल में नंबर 1 आने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये वो चीज़ मैंने अचीव कर ली जिसका मैंने सपना भी नहीं देखा। मेरे को अगर पिछले साल जैसा पेपर आता तो मेरे को उम्मीद थी कि मैं 700 क्रॉस कर जाऊँगा, लेकिन इस साल जैसा आपने देखा होगा पेपर बहुत टफ आ गया था, तो मेरे को पेपर में पता चल गया था कि कट ऑफ तो नीचे गिरेगी और रैंक भी नीचे आएंगी। तो फिर मैं सेटिस्फाई हो गया कि चलो 700+ नंबर तो नहीं आया, लेकिन रैंक अच्छी आ गई। हार्ड तो पेपर था, सबके लिए था, लेकिन आपको क्या करना था उसमें। सबसे पहले मैंने जब फिज़िक्स खोली तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, बहुत टफ था, मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में आ गया कि फ़िज़िक्स टफ आई है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इजी क्वेश्चन जो थे वो पहले कर लिए, उनकी OMR भी भर ली। फिर उसके बाद मैंने मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे गया और कुछ जो बहुत एक्सट्रीमली हार्ड क्वेश्चन थे वो मैंने छोड़े। ये सच में मतलब झूठ है, क्योंकि अगर आप मेरे टीचर से पूछेंगे, स्पेशली मेरे फिज़िक्स में, तो मैं क्लास में थोड़ा हंसता रहता था। 2-3 बार तो टीचर ने मुझे बोला भी था बीच में। तीनों सब्जेक्ट मैंने तो सबसे पहले सोच लिया था कि बायो तो नॉर्मल ही आएगी, चाहे कुछ हो जाए, बायो तो नॉर्मल आएगी, और वो नॉर्मल ही आई। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का मैंने सोच लिया था कि NCERT करूँगा, और PYQ मैंने स्पेशली जेईई मेंस के लगा लिए थे नीट के लिए, तो उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करके क्वेश्चन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। नहीं, ये सोचना तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में भी आगे जाएंगे तो बहुत से यूजेस आते हैं, जैसे फ्लूइड चैप्टर का यूज़ आता है,
ब्लड प्रेशर मापने में फ़िज़िक्स का बहुत सा यूज़ आता है। और एक और बात यह है कि अगर फ़िज़िक्स को हम पेपर से हटा देंगे तो केमिस्ट्री और बायो तो इजीली सभी स्कोर कर पाएंगे, तो सभी की रैंक बहुत ज़्यादा हाई आ जाएगी। तो फ़िज़िक्स कट ऑफ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है पेपर। मेरे पिताजी और माताजी दोनों अध्यापक हैं। उनको तो जब मैं पेपर दे के आया तो मैंने बताया कि पेपर बहुत टफ था और मेरे नंबर कम ही आएंगे, तो उनको तो पहले लगा कि शायद सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। तो फिर मैंने बताता रहा उनको कि पेपर कठिन है, लेकिन वो माने नहीं। जब घर आके जब पता चला यूट्यूब वगैरह पे रिव्यू देखे बच्चों के, तब उनको भी समझ आ गया कि पेपर सच में कठिन आया है। और वो भी सोच के चल पड़े थे कि अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन इतना अच्छा आ जाएगा ये भी वो भी सोच के नहीं चले थे। मैंने 625 की उम्मीद बांधी। नीट का एग्ज़ाम आपकी टाइम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि 3 आवर्स होते हैं और 180 क्वेश्चन होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि बायो बहुत इजी होती है, एनसीईआरटी बेस्ड होती है, उसे सबसे पहले अटैम्प्ट करो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। उसके बाद रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जल्दी हो जाती है। और रही बात फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में आपको फार्मूले तो सभी याद होने चाहिए, तो आपको बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी आए थे पेपर में, तो आपको पहले वो करने हैं और मॉडरेट करने हैं। अगर आप टफ़ क्वेश्चन नहीं भी करेंगे तब भी आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी हैं, मेरी एक बहन भी हैं, वो MBBS कर रही हैं टांडा मेडिकल कॉलेज से। बहन ने भी मिनर्वा से ही पढ़ाई की थी और 2021 में उन्होंने नीट क्लियर किया। मेरे को शुरू में बायो में बहुत दिक्कत आती थी, तो मैंने अपनी बहन से सलाह ली थी और उनकी एक बुक भी पहले की बायो की पढ़ी हुई थी, जिनमें उन्होंने नोट्स साइड में बनाए हुए थे। उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। मेरे माता पिता तो बहुत गर्व से बहुत ऊंचे होते हैं, स्पेशली मेरी मॉम तो मतलब जब एक और इंटरव्यू दे रही थी तब वो रोने वाली थी, लेकिन उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया। आगे देख रहा हूँ, अब मेरा JEE मेंस भी क्लियर हुआ है और नीट भी क्लियर हुआ है, तो करूँगा। पापा मम्मी से बात चल रही है, अभी सोच रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं। तो अगर मैं सच में बोलूँ तो मतलब JEE वाली फील्ड, अगर आप रटने से बचना चाहते हो और लॉजिकल दिमाग से अगर आप प्रैक्टिकल माइंड से काम चलाते हो, तो JEE वाली फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है। और पहले तो ऐसा भी सोचते थे कि नीट में चले आएंगे तो मैथ्स से बच सकते हैं, लेकिन इस साल जैसा पेपर आया था तो मैथ्स तो फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मतलब नीट में वो बच्चे जा सकते हैं जिनका बचपन से ही एम है कि मैं डॉक्टर ही बनूँगा, और जिनको मतलब मेमोरी जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, वो नीट की तरफ जाते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक तो मेरा कोई अकाउंट नहीं था, मैं नहीं चला रहा, लेकिन मैं म्यूज़िक सुनता था। और जैसे मैंने पढ़ाई की, एक शिफ्ट लगा ली पढ़ाई की, उसके बाद मैं अपने को फ्रेश करने के लिए म्यूज़िक सुनता था। डेली तो मैं बैठ जाता था, जैसे 3 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, उसके बाद डाउट सेशन होता था, तो कुल मिला के मैं 6 बजे घर पहुंचता था। उसके पहले फ्रूट्स खाता था और उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं खाना लेट खाता था, 10 बजे खाता था, और उसके बाद फिर से 3 बजे तक रात तक पढ़ने बैठ जाता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिमाचल में हो जाए, तो आप कम समय में भी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहे। प्राची कौशल, मैं +1 मैंने मिनर्वा से करी है, ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। मेरे मार्क्स हैं 545 आउट ऑफ 720 और मेरी रैंक है 14,000 ऑल इंडिया रैंक। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का माहौल है पूरे घर में। फादर टीचर हैं TGT आर्ट्स और मदर भी टीचर हैं TGT आर्ट्स। बहुत ज़्यादा गाइड किया है, उनकी मोटिवेशन, उनका सपोर्ट सब कुछ मेरे लिए बहुत मैटर करता था इस जर्नी में, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। साथ ही मेरे सिस्टर हैं 2, एक बड़ी है मेरे से, एक छोटी है, और मेरी दादी माँ, उन सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मिनर्वा बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो रही है आजकल, और मैं प्रेफर करूँगी सभी को कि टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं सबको प्रेफर करूँगी कि ज़रूर मिनर्वा से नहीं। बट उनके लिए यही है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने मम्मी पापा का सपना उनसे मोटिवेशन लेनी है और पूरा करना है। मेरा नाम तन्मय कौशल है और मैं मिनर्वा स्टडी सर्कल का छात्र हूँ। मेरा JEE मेन को JEE एडवांस क्वालिफाई हुआ था। मेरी JEE एडवांस में 10,000 रैंक है। अपना बेस्ट लेना होता है, और जैसा टीचर्स और आपके पेरेंट्स बोलते हैं उन्हीं सजेशंस को आपको अप्लाई करना होता है। मेरे फादर कॉमर्स के लेक्चरर हैं और मदर लैब टेक्नीशियन। आगे तो अभी
काउंसलिंग चली हुई है, उसी में देखते हैं कौन से कॉलेज में। मैं तो ये बोलूँगा, आपको भविष्य की चिंता होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आपके जो इर्द गिर्द जो चलता रहता है उसके बारे में भी। आपके माता पिता, आपका परिवार, इन सब पे जो आप चीज़ें करते हैं उनका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो सिर्फ अपने भविष्य नहीं बल्कि अपने परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें। My name is Tanmay Sharma. I cleared NEET exam with 526 marks this year. ये तो पेरेंट्स के लिए, मतलब सभी रिलेटिव्स के लिए खुशी का ही माहौल है और मेरे लिए भी। सो अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी करने के लिए मतलब पहले तो एक इंस्टीट्यूट चाहिए होता है अच्छा, जैसे मिनर्वा एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो इसमें पहले हम एडमिशन लेते हैं, फिर मानो हमको पता नहीं होता ना कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो टीचर्स पहले गाइड करते हैं। तो आई थिंक कि जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो इंस्टीट्यूट का ही रहता है और बच्चे की मेहनत भी होती है। जो गाइड करते हैं ना उन्हीं का रोल होता है। बोर्ड्स एग्ज़ाम के साथ मतलब नीट को भी मैनेज करना था, तो उसमें टीचर्स ने भी हेल्प करी और मतलब मेन फोकस हमारा नीट की तरफ था कि +2 में मतलब मार्क्स लेने अच्छे 90% से प्रेशर लेंगे तो मतलब कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे, दोनों साइड नहीं हो पाएगा आपका। तो प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए और जो मेन टारगेट है नीट उसी पे फोकस करना चाहिए। बोर्ड्स का तो अपने आप हो जाता है साथ, टाइम टेबल तो ज़रूरी होता है। तो मैं 6 आवर्स तो मिनिमम देते थे डेली, और छुट्टी वाला दिन होता था तो 10 से 12 घंटे मतलब 30 क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते थे। बाकी नर्वस हो जाते हैं बच्चे तो फिर उसमें तो मतलब आपको फोकस रहना है, और टफ़ है तो सभी के लिए टफ़ होता है। तो खुश तो वो थी क्योंकि मतलब बीच में मेरे मार्क्स कम आ रहे थे जो टेस्ट होते हैं वीकली या मंथली। तो फिर हमारे CMD सर हैं, उन्होंने भी ऐसे बोला कि इन टेस्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उसको मतलब फिर से ना दोहराएं, उसको मतलब चेंज करें और हर बार पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ टेस्ट लें। मार्क्स जो इनमें वीकली टेस्ट में क्या वो डिपेंड नहीं करते हैं कि आपका नीट में क्या स्कोर है। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, वो तो सभी के लिए कॉमन है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि पहले तो अपना स्ट्रेस मैनेज करना सीखें और मेडिटेशन वगैरह वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बच्चों में। क्योंकि इसी वजह से पेपर में भी जब बच्चे बैठे तो वो स्ट्रेस में आ गए और उनसे मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करवाए। जो स्ट्रेस मैनेज कर सकता है वही विनर है। नीट 2025 के रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। हमारे स्टूडेंट आरव ठाकुर ने हिमाचल में स्टेट रैंक नंबर 1 जनरल कैटेगरी में प्राप्त किया है और ऑल इंडिया रैंक उनका 500 है। इसके साथ साथ 500 प्लस में जो हमारे बच्चे रहे हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं और लगभग 60 स्टूडेंट्स का हमारा जो सिलेक्शन है इस बार वो MBBS में होने जा रहा है। डिफरेंट श्रेणी को जब हम मिला लेंगे, आरव ठाकुर की इस उपलब्धि पे मिनर्वा परिवार की तरफ से आज उन्हें जो सम्मान समारोह हमने किया उसमें 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जो है उस बच्चे को हमारी तरफ से दिया गया। इसके साथ साथ JEE मेंस और JEE एडवांस्ड ये जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट हैं वो भी आ चुके हैं। तो हमारे स्टूडेंट जो हैं वो JEE मेंस में लगभग 30 स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन जो है डिफरेंट NITs में होने जा रहा है और JEE एडवांस में भी हमारे 4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उसमें प्रज्ञा सिंह जिनका ऑल इंडिया रैंक 315 बना है। इस सारी उपलब्धि का जो श्रेय है मैं इन बच्चों की मेहनत को उनके टीचर्स को देना चाहूँगा। देखिए, जिस तरह से हमारे बैचेस बनते हैं, JEE के, नीट के बैचेस बनते हैं, तो हमारा जो टेस्टिंग सिस्टम होता है वो हर 15 डेज़ के बाद चलता है। पूरा JEE और नीट पैटर्न के ऊपर हम एग्ज़ाम लेते हैं और उस एग्ज़ाम के बेसिस पे जो रिज़ल्ट आता है उससे हमारे को आइडिया लगना स्टार्ट हो जाता है कि कौन बच्चा जो है वो किस रेंज में चल रहा है, किसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो एक मिडल ब्रैकेट होता है जिनका चांस हो भी सकता है, नहीं हो सकता, सबसे पहले तो हम उन पे फोकस करते हैं, उन बच्चों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और जो बच्चा टॉप में जा रहा है उन बच्चों की हम टेस्टिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, टेस्ट थोड़ा सा टफ साइड को बनाते हैं ताकि वो हर सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहें। आप सबको पता होगा कि नीट 2025 का जो एग्ज़ाम था वो आज तक के टफेस्ट एग्ज़ाम में, नीट के टफेस्ट एग्ज़ाम में काउंट हो रहा है और उस एग्ज़ाम में 619 मार्क्स लेके हमारे स्टूडेंट ने एक रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि पूरे हिमाचल में
जहाँ तक अभी तक हमें जितनी न्यूज़ मिली हैं उसमें किसी भी बच्चे का स्कोर 600 प्लस में नहीं है। तो वो टफनेस उस बच्चे में आई टेस्टिंग के थ्रू। तो हम एक एक बच्चे को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं कि उसको कितना फीड करना है ताकि वो हर चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। देखिए, नीट 2025 जाने से पहले सारे बच्चे के टारगेट लेके गए हुए थे एग्ज़ाम देने के लिए कि हमने 600 प्लस का स्कोर करना है, तभी सिलेक्शन होगी। तो जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उनका माइंड मेकअप हुआ था कि 600 प्लस जाने के लिए मुझे इतने क्वेश्चंस की अटैम्प्ट करने होंगे। उन्होंने बायो स्टार्ट करी। बायोलॉजी में वो 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देते थे, लेकिन इस बार 55 मिनट्स लग गए अच्छे बच्चों को उसमें उसको सॉल्व करने में। ऐसे केमिस्ट्री टाइम कंज्यूमिंग था। जब फिजिक्स की बारी आई तो उसका टफनेस लेवल, तो मैं टफनेस लेवल नहीं बोल लूँगा मैं उसको, उसकी लेंथ वाइज उसकी बहुत ज़्यादा लेंथ थी। एक क्वेश्चन को मैं भी खुद फिजिक्स टीच करता हूँ, तो मुझे 4 से 5 मिनट का जो टाइम था वो एक एक चीज़ को कवर करने में, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जा रहा था। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से बच्चे जो हैं वो डर गए। जैसे उनको लगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत टफर साइड जा रहे हैं। तो जिस बच्चे की मेंटल टफनेस थी, मेंटली वो स्ट्रांग था, वो तो नहीं घबराया और उस बच्चे ने अच्छा कर लिया। लेकिन जो बच्चे, हमारे और भी बहुत बच्चे थे जिनका स्कोर इस लेवल पे पहुंच सकता था, लेकिन घबराहट जो होगी बच्चों को एग्ज़ाम में, उसकी वजह से बच्चों का स्कोर जो है डाउन रहा। लेकिन इस बच्चे का तो एग्ज़ाम कि जब ये निकला था और हमने इसको तो उम्मीद थी कि मेरा 680 तक स्कोर जो है वो पहुँच जाएगा। कि आरब ने जेई में 99.29 का परसेंटाइल हासिल किया है। जेई एडवांस में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया और उसके बाद नीट में भी उनकी सिलेक्शन हुई। तो अभी थोड़ा वो कंफ्यूज्ड हैं अभी, क्योंकि उनको एम्स कौन सा मिलता है और उधर हमारे को कौन सा अच्छा NIT मिलता है। अब उनको पैक में भी सीट जो है CSC में अलॉट हो चुकी है, तो अभी वो डिसाइड करने में थोड़ा सा टाइम लेंगे। देखिए, नीट 2025 टफ क्यों हुआ, पहले हमें इस पर सोचना चाहिए। नीट 2024 में क्या हुआ कि एग्ज़ाम का लेवल बहुत डाउन था और 720 पे आउट ऑफ 720 में बहुत से बच्चे पहुंच गए। तो NTA को थोड़ा सा इसमें एक आप बोल सकते हैं कि इंसल्ट हुई कि ऐसा एग्ज़ाम क्यों बनाया कि इतने बच्चे टॉपर में पहुंच रहे हैं। तो वो एक एग्ज़ाम जो बनाया गया बिल्कुल उसका अपोजिट एग्ज़ाम बना दिया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसा एग्ज़ाम अगली बार नहीं आएगा, इतना टफनेस लेवल नहीं होगा। इससे बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आई है बहुत ज़्यादा, तो लेवल थोड़ा सा अगले साल डाउन तो होगा। लेकिन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशन को, हमें भी, हम लोगों ने अब जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है और वो जो टफनेस लेवल है, लेंथ वाइज जो है क्वेश्चन को हम बढ़ा रहे हैं। तो हमने उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रेडी करना है। जो बच्चे 2026 चाहे जेई के लिए बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगा, एक ही मंत्र बताना चाहूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन करवानी है तो सिलेक्शन करवाने के लिए आप लोगों को कंसिस्टेंसी रखनी है, अपना डे वाइज टारगेट सेट करना है कि मेरे को आज टीचर्स ने इतना पढ़ाया और मुझे उसको आज कंप्लीट करना है। हर OT आपको देना है और हर OT के बाद एक एनालिसिस करना है कि जो मिस्टेक्स मेरे से हुई वो कौन सी मिस्टेक्स थी, उनको डायरी में नोट करना है। साथ में मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों को आजकल लगता है कि ऑनलाइन में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाया भी जाता है, लेकिन ऑफलाइन पढ़ने में एक एटमॉस्फेयर होता है क्लास का, पूरे सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। ऑनलाइन में जब आप इंडिविजुअली बैठोगे इसको स्टडी करने के लिए, तो 1-2 महीने के बाद आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी डेडिकेशन है, वो ब्रेक हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे जो हैं उस पर फाइनल रिजल्ट तक अचीव नहीं कर पाते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिन में ऑफलाइन पढ़ते हैं, शाम को ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो भी रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कोई एक डिसाइड करना है, प्रैक्टिस के साथ चीज़ें बनेंगी, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा।